अगर आप भी ईपीएफओ के मेंबर हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, ईपीएफओ के मेंबरों को 6 प्रकार की पेंशन दी जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वह किस किस प्रकार की पेंशन हैं और किस पेंशन से किन्हें क्या लाभ मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। ईपीएस 19 पेंशन लाभार्थी जरूर बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। किस पेंशन के लिए कौन लाभार्थी योग्य हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं तो आपको इन सभी पेंशनों के बारे में पता होना बहुत ही जरूर है। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, ईपीएफओ ने पेंशन को कई कैटेगरी में बांटा है। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं और ईपीएफओ मेंबर हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक एक पेंशन के बारे में हम आपको बताएंगे, कौन सी पेंशन कब और किसे मिलेगी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर पेंशन नंबर है 1। आप सभी जानते ही हैं कि जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त उन्हें पेंशन दी जाती है। तो पहली पेंशन यही है, रिटायरमेंट पेंशन। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई कर्मचारी 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करता है और वह 58 साल की उम्र होने के बाद रिटायर हो जाता है तो उसे सुपरन्यूएक्शन पेंशन यानी रिटायरमेंट पेंशन का बोनस बेनिफिट मिलता है। अब देखिए दोस्तों, पेंशन कितनी बनेगी ये उनके पेंशन फंड में किए गए कुल योगदान पर निर्भर करता है कि कर्मचारी को आने वाले समय में कितनी पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। अब बात आती है नेक्स्ट पेंशन की। दूसरी पेंशन है अर्ली पेंशन। अब अर्ली पेंशन में कौन लाभार्थी लाभ ले सकता है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, आम तौर पर ईपीएफओ 58 साल की उम्र में 58 साल की उम्र से पेंशन देती है, लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन का हकदार है और वह 58 की उम्र से पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो 50 साल की उम्र के बाद अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है। यानी कि अगर आप रिटायरमेंट होते हैं और आप 58 साल तक उसमें रहते हैं, कर्मचारी आप रहते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको क्या होगा, रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप 58 साल की उम्र से पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसमें 50 साल की उम्र होने के बाद आप अर्ली पेंशन में क्लेम कर सकते हैं। हालांकि अर्ली पेंशन में ईपीएफओ मेंबर को हर साल 4% के हिसाब से पेंशन घटाकर दी जाती है। अब नेक्स्ट पेंशन जो है पेंशन नंबर 3। अब पेंशन नंबर 3 है आपकी विकलांग पेंशन। अब यहां पर विकलांग पेंशन कौन ले सकता है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ईपीएस 19 के तहत विकलांग पेंशन उन सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपनी सर्विस के दौरान स्थायी तौर पर या फिर पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं। ऐसे सदस्यों को सरकार जो ऐसे सदस्यों के लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की शर्त लागू नहीं होती। अगर किसी मेंबर ने 2 साल भी ईपीएस में योगदान दिया है तो वह इस पेंशन के हकदार होते हैं। यानी कि नौकरी करते वक्त अगर कोई कर्मचारी विकलांग हो जाते हैं तो उसके लिए उम्र और 10 साल जो फंड कंट्रीब्यूशन होती है, जो शर्त रखी जाती है पेंशन की, उसमें यह कोई मायने नहीं रखती है। अगर पेंशन लाभार्थी ने अगर कर्मचारी ने 2 साल भी नौकरी की है तो उसमें वह पेंशन के हकदार माने जाते हैं। अब पेंशन नंबर आपकी 4।
अब देखिए विधवा या बाल पेंशन, जी हाँ, विधवा या चिल्ड्रन पेंशन। अब यहां पर देखिए यदि किसी ईपीएफओ मेंबर की असमय मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ईपीएफओ उसके पार्टनर को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ईपीएफओ मेंबर के जीवन साथी को हर महीने पेंशन देती है। इसके अलावा ईपीएस 19(5) के तहत उनके 2 बच्चे भी 25 साल की उम्र तक मंथली पेंशन पाने के हकदार होते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई और परवरिश बेहतर तरीके से हो सके। आई होप आप यहां तक समझ चुके होंगे। अगर कोई कर्मचारी है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी नॉमिनी होते हैं, उनके जो पार्टनर होते हैं, उनकी पेंशन दी जाती है और 2 परिवार के बच्चों को भी पेंशन दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई और परवरिश अच्छी तरीके से कर सकें। अब नेक्स्ट है अनाथ पेंशन, पेंशन नंबर 5, अनाथ पेंशन। अब देखिए अगर किसी ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु हो जाती है और उनके जीवन साथी की भी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 25 साल से कम उम्र के 2 बच्चे अनाथ पेंशन के हकदार होते हैं, लेकिन यह पेंशन बच्चों को 25 साल की उम्र का होने तक ही, यानी कि 25 साल की उम्र होने तक ही मिलती है। अब नेक्स्ट पेंशन है पेंशन नंबर 6। अब यहां पर पेंशन नंबर 6 है आपकी नॉमिनी पेंशन। अब देखिए अगर किसी ईपीएफओ मेंबर की पत्नी या बच्चे नहीं होते हैं, जी हां, अगर किसी ईपीएफओ मेंबर की पत्नी या बच्चे नहीं होते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु होने पर वह उसे नॉमिनी बनाकर, यानी कि नॉमिनी बनकर वह पेंशन को ले सकते हैं, उसे पेंशन दी जाएगी। एक बार फिर से बता दें, अगर किसी मेंबर ईपीएफओ के मेंबर की मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी, उनकी शादी नहीं हुई है, आप समझ लीजिएगा उनकी शादी नहीं हुई है, ना उनकी पत्नी है ना उनके बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में ईपीएफओ मेंबर की मृत्यु होने पर वह उसे नॉमिनी बनाकर जाता है और उसे पेंशन दी जाती है। अब जैसे अगर उसने अपने माता पिता को नॉमिनी बनाया है तो उसकी मृत्यु के बाद दोनों को आधी आधी पेंशन दी जाती है, यानी कि 50% पेंशन दोनों को ही दी जाती है। मां को भी उतनी पेंशन दी जाएगी और उनके पिता को भी उतनी ही पेंशन दी जाएगी। अगर उसने किसी एक को नॉमिनी बनाया है तो पूरी पेंशन एक नॉमिनी को दी जाती है। तो ईपीएफओ के जो मेंबर्स हैं वह इन 6 प्रकार की, जी हाँ, 6 प्रकार की पेंशन को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी कंडीशन में ईपीएफओ मेंबर है उसी कंडीशन में वह पेंशन के हकदार होंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सी पेंशन आपको मिल सकती है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे ज़्यादा जाते एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।